दोस्तों आज हम लोग ईवीएस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये ईवीएस का जो क्वेश्चन है ये हमारे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के बेसिस पे बनाया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे एग्जाम में। तो आइए हम ईवीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस रॉन्ग और कितने क्वेश्चन राइट कर सकते हैं और जो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग होंगे उन्हें हम राइट करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। और ये क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक, तो जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है वो हमारा है नीम। नीम क्या होता है कि ये नीम की जो छाल होती है, नीम की छाल पीने से इसका जो वो होता है, इसकी छाल सभी प्रकार के चर्म रोग और घावों के निवारण में सहायक होती है। जहाँ कहीं भी हमें चोट लगती है तो हम नीम का लेपन करते हैं। नीम की ये जो छाल होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं पेड़ पे जो छाल है, इसका जब हम ये छाल किसी चीज से निकाल के उसको भिगा के रखते हैं या फिर ऐसे यूज में ले आते हैं तो इसका जिस जगह पे हमें चोट लगी है या घाव हुआ है या फोड़े फुंसे हुए हैं, उस जगह पे जब हम इसका लेपन करते हैं तो हमें बहुत ही आराम मिलता है। और नीम की जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां, नीम की पत्तियां खाने से क्या होता है कि जो रक्त होता है वो हमारा रक्त शुद्ध होता है और रक्त शोधन जो होता है वो बहुत ही सही होता है, जिससे त्वचा विकार रहित हो जाती है। त्वचा पे फोड़े फुंसी और ऐसे छोटे छोटे जो दाने निकलते हैं, खुजलियां होती हैं, ये सब चीजें नहीं होती हैं। और नीम जो है ये हमारे भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। नीम भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भूपारिस्थितिकी तंत्र ये हमारा पूरा सिस्टम है। ये क्या है? ये भूपारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसमें पूछ रहा है कि ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, ये जैसे ये पूरा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? इसमें ऊर्जा सीधे सूर्य से मिल रही है, चाहे वो टर्सरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे प्राइमरी हो या फिर हमारे प्रोड्यूसर हो। इन सभी को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? सूर्य से मिल रही है। और तो इसमें क्या होगा? भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे घास फूस, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। और इन्हें खाने वाले शाकाहारी जीव होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। और जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में जैसे हमारा सांप हो गया और गीदड़ हो गए, लोमड़ी हो गई, ये सारी चीजें क्या होती है? ये चूहे, बिल्ली और हिरन, पक्षी, इन सब चीजों को खाते हैं, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। और जो टर्सरी कंज्यूमर हमारे होते हैं, ये टर्सरी कंज्यूमर क्या करते हैं कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर पे ही डिपेंड होते हैं। ये इनको खा के इकोसिस्टम का जो ये चैन है उसे बनाए रहते हैं। भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का जो कारण है वो किसके द्वारा होता है? भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है तो भूमंडलीय तापन होता है। ये पूरा इकोसिस्टम है जिसमें क्या होता है, यहाँ आप देख रहे हैं कि भूमंडलीय तापन ये फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं इसमें जो कंकड़ पत्थर यूज होते हैं उनसे जो धूल और मिट्टी, ये सब चीजें निकलती हैं। और तो ये क्या करती हैं? ये सब कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि उद्योग, जैसे ये उद्योग हो गए, ये यहाँ जानवरों का घास के ऊपर डिपेंड होना, और कुछ घासों से भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इनसे क्या होता है कि जो वृद्धि हो रही है ये उद्योग से, परिवहन, धूल कण आदि कारणों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन, टाइटन हमारा क्या है? टाइटन एक उपग्रह है, लेकिन ये किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो ये हमारा जो है, ये हमारा पूरा, ये कौन सा ग्रह है? ये हमारा शनि हो गया। और इसकी परिक्रमा कौन करता है?
टाइटैनिक, ये हमारा टाइटन है। और टाइटन क्या करता है? इस ग्रह की परिक्रमा करता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक रिंग बनता है जो इसके चारों तरफ घूमता रहता है, शनि ग्रह की परिक्रमा करता है। तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल जेट्रोफा है। और जेट्रोफा का प्लांट कुछ इस तरह से होता है, इसमें ऐसे छोटे छोटे बीज लगते हैं और इसकी पत्तियां कुछ ऐसे जैसे पीपल की पत्तियां होती हैं, कुछ उसी तरह से टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई होती हैं। और एक ये दूध वाला प्लांट होता है, इसमें से दूध का भी रिसाव होता है, ऐसे सफ़ेद सा एक लिक्विड निकलता है जो बिल्कुल सफ़ेद होता है। और जेट्रोफा जो है ये बायोडीजल है। ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है? ये भारत में और भारत, अफ्रीका, ये भारत, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। जेट्रोफा जो है वो अनावृष्टि विरोधी सदाबहार झाड़ी है जो कठिन परिस्थितियों को झेलने में भी सक्षम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेशों में जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी है? कैक्टस। कैक्टस कुछ इस तरह से दिखने वाला प्लांट है जिसमें सुई नुमा निकले हुए छोटे छोटे कांटे होते हैं और ये कांटे एकदम पूरे इस प्लांट में चारों तरफ भरे हुए होते हैं इसकी पत्तियों में। और कैक्टस का जो संपुष्पक वनस्पति का एक जो वैज्ञानिक फूल है, ये जो इसका फूल होता है ये देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन ये इन्हीं कांटों के बीच में उगता है और बहुत ही कलरफुल फूल होता है ये। और ये जो है एक जीव वैज्ञानिक कुल का है जो क्या होता है, मोटे होते हैं, फूले हुए तनों में पानी भरकर इनके जो ये स्टेम है, तने हैं, इसमें पानी भरा हुआ होता है जिसकी वजह से ये मोटे मोटे गद्दीदार फूले जैसे होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थिति में जीवित रहते हैं जिसकी वजह से इसमें ये अपने मोटे मोटे तने में पानी इकट्ठा करते हैं जिसकी वजह से इनका शेप जो है ऐसे मोटे गद्दीदार जैसे फूले फूले से हो जाते हैं। और ये इसीलिए रेगिस्तान में भी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और कैक्टस के पत्ते कांटों के रूप में होते हैं जिसमें वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। और ये पर्यावरण जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन है वो 5 जून को, पर्यावरण सम्मेलन जो है ये 5 जून और कब हुआ था? 1972 में। 5 जून 1972 में स्कॉटहोम में संपन्न हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्कॉटहोम। स्कॉटहोम, ये यहाँ पे सम्मेलन इसका हुआ था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है ये एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ये सबसे ज्यादा जैव विविधता किसमें पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। काली मिट्टी का निर्माण जो है ये ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा से होता है, जहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जिससे वहाँ की मिट्टी काली पड़ जाती है। और मैक्सिमम हम लोग इसे कहाँ देखते हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये जो वहाँ की मिट्टी है ये वहाँ की काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी में नमी को सूखे रखने की प्रचुर शक्ति होती है, इसलिए ये कम वर्षा होने पर भी ये कुछ इस तरह से काली मिट्टी दिखती है। और ये क्या करती है कि थोड़ा भुरभुरी टाइप की होती है और इसमें जो नमी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है,
और लंबे समय तक इसमें पानी इकट्ठा रहता है, जिससे नमी बरकरार रहती है और फसल को उपजने में एक अच्छी फसल हम पाते हैं। और ये क्या करती है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है क्योंकि इसमें नमी बराबर बनी रहती है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो ये हमारी कौन सी किरण होती है? समताप मंडल। समताप मंडल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा अर्थ है। और यहाँ पे आपका ट्रोपोस्फियर, ये ओजोन लेयर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर। तो जब सूर्य से ये अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं तो ये क्या करती हैं, हमारे किस में आके रुक जाती हैं? स्ट्रेटोस्फियर में। जिससे ये क्या करती है, इसके ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो है ये ओजोन लेयर पाई जाती है, जो करीब 11 किलोमीटर का आकार है। और ये क्या करती है कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उन्हें धरती पर डायरेक्ट आने से रोकती हैं, तो जिससे धरती पर अल्ट्रावायलेट किरणें पहुंच नहीं पाती हैं। और हमारा इसमें 3 देखो, एक ट्रोपोस्फियर होता है, एक स्ट्रेटोस्फियर, एक मेसोस्फियर और एक क्या होता है? थर्मोस्फियर। तो जो हमारा ये थर्मोस्फियर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी थर्मोस्फियर में जो सैटेलाइट वगैरह हम लोग, ये गवर्नमेंट द्वारा सैटेलाइट भेजी गई हैं, तो इनका जो वो होता है, ये कहाँ पे हम देख पाते हैं इन्हें? सैटेलाइट हमारी किस में दिखाती हैं? थर्मोस्फियर में। जो थर्मोस्फियर हमारा, इसी पे सारे सैटेलाइट वगैरह सेट होती हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? गंगा एक्शन प्लान को लाने का जो उद्देश्य था, किस सुधार हेतु हुआ था? तो जो गंगा एक्शन प्लान का सुधार था वो हमारा जल की गुणवत्ता के लिए था। जल की गुणवत्ता के लिए था, जिससे क्या था कि नदी में प्रदूषण भार को कम करने हेतु भारत सरकार ने 1986 ईस्वी में गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया था। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? झीलों का शहर हम भोपाल को कहते हैं। इसमें छोटी बड़ी कई सुंदर झीलें हैं जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगती हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी क्या? सेवा, गर्व, वेतन या छात्रों का विश्वास? तो जो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है वो क्या है? वो छात्रों का विश्वास होती है। जब तक एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में एक बढ़िया संबंध ना हो, तब तक ना तो छात्र शिक्षक का सम्मान करेगा और ना ही शिक्षक के मन में छात्र के प्रति एक विश्वास उत्पन्न होगा। तो इस वजह से शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? छात्रों का विश्वास है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जा सकता, तो वह एक क्या होता है? परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से जो गलत नहीं पाया जाता है वो क्या है? सिद्धांत है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना है। पहले हम क्या करते हैं कि गुणवत्ता को सुधारने में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है और ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण हेतु उत्तरदायी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैसें होती हैं CO2 है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाष्प, ये आदि आते हैं। जिसमें ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है वो वातानुकूलन होता है, जैसे AC, फ्रिज, कंप्यूटर, कार आदि इन सब से निकलने वाली जो गैसें होती हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है?
ध्वनि प्रदूषण का जो मापन होता है वो डेसिबल के द्वारा होता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन, ये ध्वनि प्रदूषण यंत्र है, इस तरह से दिखते हैं। और ध्वनि प्रदूषण जो है वो क्या होता है कि 80 डेसिबल तक जो ध्वनि होती है वो अधिक शोर को माना जाता है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए 25 से 30 डेसिबल, कितना 25 से 30 डेसिबल की ध्वनि जो है एक सामान्य मनुष्य के लिए पर्याप्त होती है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो है सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा झारखंड राज्य में भी बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। और सुवर्णरेखा नदी दक्षिणी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग में रांची नगर के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक नगरीय गांव से निकलती है तथा ये बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो ताप्ती और नर्मदा नदियां हैं इसे हम खंबात की खाड़ी से अरब सागर में गिराते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो होती है यू आकार की घाटी, कुछ इस तरह से दिखती है। हिमानी का मतलब ये होता है बर्फ का ढेर, जहाँ पे बर्फ के टुकड़े ऐसे पूरे बर्फ ऐसे गिरती है, तो वहाँ पे क्या होता है एक यू आकार का शेप बनता है, जहाँ पे एक पानी का, जहाँ से बर्फ पिघलती है तो यहाँ पे यू आकार का शेप बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है, अर्थात बर्फ के द्वारा जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? यू आकार की घाटी। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है कौन सा? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसमें क्या होगा कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। तो जब वो शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसके कारणों का पता लगाएंगे और उसे सही मार्गदर्शन देंगे। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन मफलर तकनीक का यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? भूमध्य सागर। ये हमारा पूरा यूरोप है और ये अफ्रीका है और बीच में ये क्या है? हमारा भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काला सागर भी है। तो ये क्या करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। और काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है जो कॉकेसस, अनातोलिया तथा दक्षिणी पूर्वी यूरोप के प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। दक्षिणी पूर्वी यूरोप के प्रायद्वीप से घिरा हुआ है काला सागर। और अरब सागर हिंद महासागर का पश्चिमोत्तर भाग है और यह यूरोप व भारत के मुख्य समुद्री मार्ग का निर्माण करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस जो है ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और यूएनओ ने 1994 में 16 सितंबर को ओजोन दिवस घोषित किया था। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। पहले तो हम एक खाद्य श्रृंखला देख लेते हैं। ये हमारी क्या है? एक पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला है। तो इसमें पूछा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी ये हमारा क्या है? प्रोड्यूसर है।
उत्पादक, ये हमारे कौन है? उपभोक्ता हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो इसमें क्या होता है कि ये घास फूस जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ये पेड़ पौधे हरी पत्तियां खाते हैं, घास फूस खाते हैं, तो ये शाकाहारी में आते हैं। तो जो हमारे शाकाहारी होते हैं वो किस श्रृंखला में, वो खाद्य श्रृंखला की कौन सी श्रेणी में आते हैं? वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो। और ये हमारा क्या होता है? ये उत्पादक होता है। और जो इन्हें खाते हैं वो सेकेंडरी में आते हैं, और जो उनको खाते हैं वो टर्शियरी में खाते हैं। ये एक मतलब चेन बन जाती है जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। और पारिस्थितिकी तंत्र के जो तत्वों के चक्रण होते हैं उन्हें भू रासायनिक चक्र कहते हैं हम। जो इनका एक चक्रण होता है इन्हें क्या कहते हैं? भू रासायनिक चक्र कहते हैं। और जो उत्पादक होते हैं वो हरे पौधे होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये उत्पादक हैं। ये कैसे होते हैं? ये हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से, और क्या करते हैं? सूर्य से रोशनी लेके प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा बनाते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। ये सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी होते हैं। और अपघटनकर्ता जो होते हैं वो सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जैसे इसमें कवक, जीव, शैवाल आदि आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ये हैं जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो जो पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है किसके द्वारा होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायु पोतों में प्रयुक्त मात्रा में होता है। इसके स्थान पर हम हीलियम का भी प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जब दीपावली या दशहरा ऐसे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो आसमान में कुछ बैलून छोड़े जाते हैं जिसमें कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी हुई होती है। और ये डीजल, कोयला और पेट्रोल के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। और पांडा ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, वाइट, ब्लैक एंड वाइट होते हैं, लेकिन अब इनकी जो ये प्रजाति है वो विलुप्त होने के कगार पर है। और इन्हें चीनी भाषा में झुयांग माओ कहते हैं। पांडा चीन के बांस के जंगलों तथा तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर निवास करते हैं। और WWF के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पांडा को संरक्षित प्रजातियों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो क्रिसमस का त्योहार ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है। यहाँ पे 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है और उस समय यहाँ पर गर्मी पड़ती है। और ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रीष्म ऋतु है वो 1 दिसंबर से 28 से 29 फरवरी तक चलती है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में शेर का संरक्षण किया गया है, जहाँ पे हमारे एशियाई लायन रखे गए हैं। इनकी संख्या पहले 9 थी लेकिन अब ये बढ़कर 50 हो गई है। पहले 9 थी लेकिन अब ये 9 से 50 हो गए हैं और यहाँ पे इनको संरक्षित किया गया है। और ये अभ्यारण्य में एशियाई शेरों का संरक्षण है। ये यहाँ पे इसके अतिरिक्त जो है वो जीव वन अभ्यारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की भी अनेक प्रजातियां हैं जिनको यहाँ पे संरक्षित किया गया है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।